हाय गाइज, मैं संतोष कुमार गुर्जर राम क्लासेस 786 पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, अभी तक हमने कक्षा 12 की जो बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके 3 अध्याय हैं, उन पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे अध्याय नंबर 4 पर, जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। अब देखिए, भारत के विदेश संबंधों के बारे में हम इससे चर्चा करेंगे कि विश्व के अनेक देशों से भारत के किस प्रकार के संबंध रहे हैं, कैसे संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश की है। तो इसमें जो पहला ही टॉपिक है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में विदेश नीति या विदेश नीति के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मतलब विश्व के अनेक देश हैं, उनके उनसे भारत के विदेशी जो संबंध है, विदेश नीति के जो संबंध है, वो किस प्रकार के हैं और किस प्रकार से उनको मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अध्याय शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, विश्व अभी-अभी दूसरे विश्व युद्ध की तबाही से बाहर निकला ही था कि उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल आ खड़ा हुआ था। देखिए, जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है 1939 से 1945, इस अवधि के दौरान ये युद्ध चलता है और जैसे ही ये युद्ध समाप्त होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होती है, उसके बाद विश्व है वो चैन की सांस लेता है, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अमन और शांति कायम होती है। फिर जो विश्व के अनेक देश थे वो अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण का जो सवाल है वो उनके सामने खड़ा हो जाता है कि किस प्रकार से हम अपनी देश का विकास करें, अर्थव्यवस्थाओं को ऊंचा उठाने की कोशिश कैसे करें, किस प्रकार से करें। तो ये महत्वपूर्ण सवाल ये देशों के सामने खड़ा था। आगे देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के लिए प्रयास हो रहे थे और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए नए देश हैं वो सामने आने लगते हैं। और जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होता है, इस दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम समाप्ति के परिणाम स्वरूप ही उससे पहले भी राष्ट्रवादी आंदोलन होते हैं अनेक देशों में। राष्ट्रवादी आंदोलन चलते रहते हैं, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर रख देता है। मतलब एक तरह से दुनिया के जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था है वो तबाह हो जाती है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो नक्शा है उस पर नए नए जो देश हैं वो सामने आने लगते हैं, जो पहले कभी उपनिवेश रहे हैं औपनिवेशिक ताकतों के। तो वो देश हैं अब आज़ाद होने लगते हैं और उन्हीं देशों में एक हमारा भारत है वो भी शामिल था। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश जो देश था, ब्रिटेन था, उसका उपनिवेश रहा है और उसका गुलाम रहा है। इसी कारण से भारत भी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है और विश्व के नक्शे पर एक नए देश के रूप में सामने आता है। सभी देशों को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध तय करने थे। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव था। अब देखिए, जैसे ये देश आज़ाद होते हैं उपनिवेशवाद के चंगुल से, गुलामी की जंजीरों से जैसे ये बाहर निकलते हैं, तो इनके पास जो विकासात्मक संसाधन थे, विकास करने के जो संसाधन थे, उनका बहुत अभाव था। ये बिल्कुल गरीब हो चुके थे ये देश। इसी कारण से वो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार से ऊंचा उठाएं, किस प्रकार से अपने देश का विकास करें, ये चुनौती उनके सामने खड़ी थी। अब देखिए, जैसे ही ये देश सामने आते हैं, इनमें दो एक दोहरी चुनौती है वो उनके सामने रहती है। एक तो लोकतंत्र को कायम करने की और दूसरा सभी जो जनता है देश की, उस सभी जनता की भलाई करने की ये चुनौती है, ये उनके सामने खड़ी रहती है। इसके चलते विकसित देशों की अपेक्षा वे सीधे साधे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तैयार करते हैं। अब देखिए, जो जरूरी संसाधन थे विकास के और विदेश नीति के, तो उनका उनके पास इन देशों के पास उनका अभाव था और इसी कारण से वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को और दूसरे जो देश हैं उनके साथ विदेशी संबंध है वो तय करने के सीधे साधे मतलब सामान्य लक्ष्य हैं वो लेकर के अपनी खुद की विदेश नीति है वो तैयार करने लगते हैं। इन देशों में ज़्यादा जोर पड़ोसी देशों के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने पर दिया गया था। अब देखिए, जो ये देश हैं जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, तो इनमें सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध वो अच्छे होने चाहिए, हमारी विदेश नीति है उनके साथ अच्छी होनी चाहिए और हमेशा हमारी सीमा पर जो देश हैं उनके साथ शांति व्यवस्था बनाए रखकर हमें अपनी विदेश नीति तय करनी थी। तो आगे देखिए, जो भारत की विदेश नीति है वो किस प्रकार की रहती है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी मतलब भारत की विदेश नीति या नेहरूज रोल इन फॉरेन पॉलिसी मतलब जो विदेश नीति है इसमें नेहरू जी की क्या भूमिका रहती है, उस बारे में हम चर्चा करें। मतलब अगला टॉपिक है हमारा कि
विदेश नीति में भारत के विदेश नीति में नेहरू जी हैं, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे, उनकी क्या भूमिका रहती है वो देखिए। भारत बहुत चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। अब देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी चल रही थी, उस दौरान चुनौती भरा दौर था। उन्हीं परिस्थितियों में भारत भी आज़ाद होता है। उस समय लगभग संपूर्ण विश्व दो खेमों में बट चुका था। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था तो शीत युद्ध का दौर चल रहा था, और उसी दौरान जो संपूर्ण विश्व है वो दो खेमों में बटा हुआ था, एक पूंजीवादी खेमे में और दूसरा साम्यवादी खेमे में। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ भारत की विदेश नीति तय की। भारत विदेश नीति पर नेहरू जी की अमिट छाप है। अगर बात करें इन परिस्थितियों में, इन चुनौती भरे दौर में, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए और चतुरतापूर्ण उन्होंने एक विदेश नीति तय की। और भारत की जो विदेश नीति है, इस पर हमेशा भारत जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनकी एक अमिट छाप, मतलब कभी ना मिटने वाली जो छाप है वो दिखाई देती है। भारत ने अपनी विदेश नीति के सभी देशों के लिए दो प्रमुख तत्व रखे हैं। अगर बात करें भारत की विदेश नीति है, ये अपनी विदेश नीति में जो संपूर्ण विश्व के जो देश हैं उन देशों के लिए प्रमुख रूप से दो बातें रखता है, दो तत्व रखता है, जिसमें पहला है सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना। मतलब सभी देश हैं उनकी संप्रभुता का सम्मान करना, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, उनकी जो नीतियाँ हैं, उनकी जो सीमाएँ हैं, उनके जो लोग हैं, उनकी जो संस्कृति है, उन सभी का सम्मान करना भारत का क्या है, लक्ष्य है। दूसरा है शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये लक्ष्य रखे गए हैं। अब देखिए, जो दूसरी जो तत्व रखा गया है, दूसरी जो बात रखी गई है भारत की विदेश नीति में, दो प्रमुख बातें, दो प्रमुख तत्व थे, उनमें दूसरा तत्व है शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। मतलब विश्व के अनेक देशों में भारत हमेशा शांति व्यवस्था का पक्षधार रहा है और हमेशा सभी देशों में अमन और शांति कायम करने का लक्ष्य इनका रहा है। आगे देखिए, नेहरू जी की विदेश नीति के तीन प्रमुख उद्देश्य थे। अगर बात करें नेहरू जी की विदेश नीति के, तो यहाँ पर तीन प्रमुख उद्देश्य उनके बताए गए हैं। पहला उद्देश्य है कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। मतलब इतने चुनौती भरे दौर के बाद और इतने बड़े संघर्ष के बाद हमें हमारी संप्रभुता मिली है, हमें आज़ादी मिली है, हमें अपना खुद का शासन मिला है, उसको बचाए रखना है। मतलब दोबारा से उसको हमें खोना नहीं है। और दूसरा प्रमुख उद्देश्य था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। मतलब भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है, भारत की एकता और अखंडता है, उसको बनाए रखना प्रमुख उद्देश्य रहा है। तीसरा है क्षेत्रीय रफ्तार से तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। मतलब भारत का जो विकास है वो तीव्र गति से करना, ये भी भारत की विदेश नीति में नेहरू जी का प्रमुख उद्देश्य था। चलो आगे देखिए, अगला टॉपिक है हमारा विदेश नीति से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। मतलब अनुच्छेद 51 में जो विदेश नीति है उसके क्या सिद्धांत हैं उसके बारे में हम देखते हैं। मतलब भारत की जो विदेश नीति है उससे संबंधित जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में जिनका उल्लेख किया गया है विदेश नीति का, तो उनमें कौन कौन से सिद्धांत रखे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो संवैधानिक सिद्धांत रखे गए हैं विदेश नीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तो उनमें पहला सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसको बढ़ावा देना, उसमें लगातार वृद्धि करना रहा है। आगे देखिए, नंबर 2 है राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। मतलब सभी राष्ट्रों के बीच जो संबंध है वो न्यायपूर्ण हो और सम्मानपूर्ण हो। मतलब एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो। तीसरा जो सिद्धांत रखा गया है, संगठित लोगों के लिए एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर की भावना रखना। अब देखिए, जो संगठित लोग हैं, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बनाए गए हैं, उनमें एक दूसरे का जो व्यवहार है, अंतर्राष्ट्रीय जो विधि कानून है, जो संधि लागू की गई हैं, तो उनकी बाध्यताएं जो हम पर थोपी गई हैं या उनकी जो बाध्यताएं उन संधियों के माध्यम से जो रोक लगाई गई, जो बाध्यताएं प्रतिबंधित की गई हैं, उनके प्रति आदर का भाव रखना, ये इनका उद्देश्य या सिद्धांत रहा है। आगे देखिए, नंबर 4 जो सिद्धांत रहा है वो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। मतलब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर किसी भी देश के साथ अगर विवाद की स्थिति बनती है तो उन विवादों को हम मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का प्रयास करेंगे या फिर बातचीत के द्वारा उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भारत की विदेश नीति के सिद्धांत या विशेषताएं। अगर बात करें भारत की विदेश नीति के कौन कौन से सिद्धांत रहे हैं या उनकी कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
अब देखिए, अगर आप ये कहोगे कि सर अभी ऊपर तो सिद्धांत पढ़े थे, दोबारा से सिद्धांत कहाँ से आ गए? तो ये देखिए, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनमें भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत 4 प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। उसके अलावा जो भारत की विदेश नीति है, उनमें और कौन-कौन से सिद्धांत रखे गए हैं, उनकी और कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये है अंतर्राष्ट्रीय पहली जो विशेषता है भारतीय विदेश नीति की, वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में आस्था रखना, जो हमने ऊपर संवैधानिक सिद्धांतों में भी देखा था, नीति निर्देशक सिद्धांतों वालों में। तो पहली जो विशेषता है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखना व सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखना, इसमें हमेशा आस्था रखना और इसी में हमेशा भावना रखना। आगे देखिए, नंबर 2 विशेषता है असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्ष की नीति। मतलब भारत ने हमेशा गुट निरपेक्ष की नीति का पालन किया, मतलब किसी भी गुट में, किसी भी खेमे में शामिल ना होते हुए वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का क्या करेंगे? पालन करेंगे। आगे है लोकतंत्र का सम्मान करना। नंबर 3 विशेषता है भारतीय विदेश नीति की, लोकतंत्र का हमेशा सम्मान किया जाएगा, कि लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमेशा लोकतंत्र में क्या की जाएगी? अभिवृद्धि की जाएगी और लोकतांत्रिक देशों का हमेशा सम्मान किया जाएगा। आगे देखिए, नंबर 4 जो विशेषता है पंचशील के सिद्धांत तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। मतलब जो पंचशील के जो सिद्धांत निर्धारित किए गए थे, उनका पालन करना, और जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जो नीति है, इसका हमेशा भारत पालन करेगा। मतलब हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से विश्व में विदेश नीति में हम अपना लक्ष्य रखेंगे। मतलब हमारी जो बातचीत है वो हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम रखेंगे। 5वीं जो विशेषता है मानवाधिकारों का सम्मान करना। मतलब जो भारत के निवासी लोग हैं, उनके जो मानवाधिकार हैं, उनका हमेशा सम्मान किया जाए, और जो वैश्विक स्तर पर भी मानवाधिकार हैं, उनका सम्मान किया जाए। नंबर 6 विशेषता है साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध। जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, औपनिवेशिक जो ताकतें हैं, उनका हमेशा विरोध करना। मतलब जो गरीब देशों पर अपना प्रभुत्व जमा करके उनको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, उन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, उन साम्राज्यवादी ताकतों का और औपनिवेशिक जो ताकतें हैं, उनका हमेशा से भारत विरोध करता रहा है। अगली जो विशेषता है वो है सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। मतलब सभी विश्व के जो भी राष्ट्र हैं, सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना ही भारत की क्या रही है? विशेषता रही है। नंबर 8 विशेषता है निशस्त्रीकरण का समर्थन करना। मतलब जो निशस्त्रीकरण है, शस्त्र हैं, उन पर ज़्यादा कम से कम जो शस्त्र हैं उनका उपयोग करना, हमेशा निशस्त्रीकरण का जो समर्थन है वो भारत करता रहा है। यानी कि बिना किन्हीं अस्त्र शस्त्रों के द्वारा हमेशा शांति व्यवस्था बनाए रखना है। नंबर 9 विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं संयुक्त राष्ट्र के प्रति आस्था। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनाए गए हैं और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके प्रति आस्था करना, और उसमें जो नियम और जो विधियां लागू की गई हैं उनका हमेशा सम्मान करना, उनके कानूनों का पालन करना, ये भारत की विदेश नीति की विशेषता रही है। आगे देखिए, नंबर 10 विशेषता है राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना। मतलब भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं, उनकी हमेशा सुरक्षा की जाएगी। ये भी भारत का एक विदेश नीति का लक्ष्य रहा है, उसका सिद्धांत रहा, उसकी विशेषता रही है। नंबर 11 जो विशेषता है भारत के विदेश नीति की, वो है विश्व शांति के लिए प्रयास व मित्रता को बढ़ावा देना। मतलब हमेशा विश्व में शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा, और हमेशा सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा, और हमेशा मित्रतापूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देगा। आगे देखिए, जो अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है बांडुंग सम्मेलन की विशेषताएं। जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो नंबर 1 विशेषता है इसकी, इस सम्मेलन में गुट निरपेक्षता की नींव पड़ी थी। अब देखिए, जो बांडुंग सम्मेलन है वो कब होता है? वो 1955 में होता है। तो 1955 में जो बांडुंग सम्मेलन है वो इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में किया जाता है। नंबर 2 विशेषता है, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने नस्लवाद, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया था। अब देखिए, जो दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लवाद हो रहा था, भेदभाव की जो नीति हो रही थी, मतलब काले और गोरों के मध्य जो रंग भेद की जो नीति अपनाई गई थी, उसका इस आंदोलन में क्या किया गया था? इस सम्मेलन में उसका विरोध किया गया था। आगे देखिए, एफ्रो एशियाई एकता। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एफ्रो एशियाई एकता। इसमें देखिए, भारत की जो आज़ादी है, भारत की आज़ादी के समय विश्व के कई देश आज़ाद हुए थे। अगर हम बात करें, भारत जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस दौरान भी विश्व के अनेक देश हैं वो आज़ाद होते हैं। एक तो हमारे साथ ही पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था भारत का बंटवारा होकर के।
जो भारत की तरह गरीब तथा अन्य कई समस्याओं से जूझ रहे थे। ऐसे में नेहरू ने अफ्रीका और एशिया की एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। देखिए उसी दौरान जो औपनिवेशिक चंगुल से लगभग एशिया और अफ्रीका के जो 56 देश थे, वो 56 के लगभग जो देश है वो आज़ाद हुए थे। तो नेहरू ने क्या किया था इस दौरान, जो इन समस्याओं से जूझ रहे थे, गरीबी तथा बेरोजगारी, इन समस्याओं से जूझ रहे जो देश थे, ऐसे में नेहरू हैं वो अफ्रीका और एशिया की एकता को बढ़ाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और एफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन है वो 1947 में होता है। तो देखिए नेहरू की अगुवाई में भारत में मार्च 1947 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन किया जाता है। तो देखिए एशियाई एफ्रो संबंध सम्मेलन है, इसका आयोजन कब होता है, मार्च 1947 में। आगे देखिए 1949 में इंडोनेशिया में के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था। फिर उसके आगे जो 1949 में है, तो उसके में जो इंडोनेशिया है उसके स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो भी किया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बैठक है वो की जाती है। प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में किया, जिसे बांडुंग सम्मेलन भी कहते हैं। और इसके बाद ही देखिए फिर जो 1955 है इसमें इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एक एफ्रो एशियाई सम्मेलन है वो आयोजित किया जाता है। और बांडुंग शहर में ये स्थित होने सम्मेलन किए जाने के कारण इसे बांडुंग सम्मेलन कहते हैं। देखिए, आप कहोगे कि सर ये तो आपने 1947 में बताया, फिर 1955 में प्रथम कैसे होगा? तो ये देखिए प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन है, वो कहाँ होता है? वो भारत में होता है 1947 में, मार्च 1947 में। किसके नेतृत्व में? नेहरू जी की अगुवाई में। फिर उसके बाद 1955 में ये है प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन। ये शब्द ध्यान रखना, एक तो एशियाई संबंध सम्मेलन और दूसरा क्या है? प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन। मतलब अफ्रीका और एशिया के जो देश हैं उनका जो सम्मेलन होता है वो कहाँ होता है? वो बांडुंग शहर में होता है 1955 में, जिसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए पंचशील समझौता। पंचशील समझौते के बारे में देखिए, यह समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 1954 में, मतलब अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता है ये किया जाता है। इस पर हस्ताक्षर भारत के प्रधानमंत्री थे उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो चाउ एन लाई थे। इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए जो पंचशील समझौता है इसमें 5 सिद्धांत हैं वो रखे गए थे। पहला सिद्धांत था एक दूसरे की अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करना। ये क्या था? मतलब दोनों देश एक दूसरे देशों की एकता और अखंडता है और उसकी जो संप्रभुता है, स्वतंत्रता है, सम्मान की जो भावना है उसका सम्मान करेंगे, उसको बनाए रखेंगे। दूसरी जो बात या दूसरा जो सिद्धांत इसमें रखा गया था वो था परस्पर अनाक्रमण। मतलब कोई भी देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। मतलब दोनों देश आपस में किसी देश पर आक्रमण की स्थिति नहीं बनाएंगे। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। मतलब दोनों देश एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सिद्धांत पंचशील सिद्धांतों में रखे गए थे। चौथा सिद्धांत रखा गया था सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध। मतलब दोनों देश आपस में लाभकारी संबंध हैं वो अपनाएंगे, दोनों देश एक दूसरे का सम्मान इन मामलों में सम्मान करेंगे। पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। मतलब हमेशा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के द्वारा ही अपने जो विवाद हैं और जो संघर्षों की स्थिति बनती है, टकराव की स्थिति बनती है, उनका सुलझावा करेंगे और आपस में बातचीत के माध्यम से उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे के प्रति शांतिपूर्ण रवैया अपनाएंगे। आगे देखिए अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है गुटनिरपेक्ष की नीति। तो देखिए गुटनिरपेक्ष होता क्या है वो देखिए। गुटनिरपेक्ष की नीति की नींव कब पड़ी थी? 1955 के बांडुंग सम्मेलन में रखी गई थी। अगर हम बात करें गुटनिरपेक्ष की नीति की तो इसकी नींव पड़ती है 1955 में, जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था उसमें पड़ती है। कहाँ पर? इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में। इसका प्रथम सम्मेलन व स्थापना अप्रैल 1961 में सर्बिया बेलग्रेड में हुआ था। अब देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर जो वर्तमान में जो सर्बिया बेलग्रेड दे रखा है 1961 में, तो ये पहले जो सर्बिया था, ये सर्बिया बेलग्रेड ये युगोस्लाविया के नाम से जाना जाता था। अब देखिए पहले युगोस्लाविया है वो 6 देशों का एक संघ था, जिनमें से जो 6 संघ हैं वो अलग अलग होते हैं। युगोस्लाविया का अंत 1992 में होता है और 2003 और 2006 के बाद युगोस्लाविया पूर्ण तरीके से समाप्त होता है और उसकी जगह सर्बिया जो नाम है वो हमारे सामने आता है, सर्बिया मोंटेनिग्रो। ये देश हमारे सामने आते हैं। तो उस दौरान जो
सम्मेलन हुआ था, बांडुंग सम्मेलन, उसकी नींव रखी गई थी किसकी, जो गुटनिरपेक्ष नीति है इसकी नींव रखी गई थी इसमें। तो ये प्रथम इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, गुटनिरपेक्ष नीति का प्रथम सम्मेलन होता है अप्रैल 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी जो बेलग्रेड है उसमें हुआ था। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो वो देश सर्बिया कहलाता है। वर्तमान में बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। तो इसमें अगर ऑप्शन में सर्बिया बेलग्रेड आए तो भी सही होगा, और युगोस्लाविया बेलग्रेड आए तो भी हमें उसे सही करना है। आगे देखिए, गुटनिरपेक्ष नीति के जन्मदाता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। अगर बात करें गुटनिरपेक्ष जो नीति है इसके जन्मदाता के रूप में, इसके पिता के रूप में, इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है, इसके जनक के रूप में जाना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके संस्थापक सदस्य में आप देखिए, जो गुटनिरपेक्ष नीति है इसके जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें किन किन को शामिल किया गया है। उनमें शामिल किया गया है भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू को। देखिए, जो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इनको शामिल किया जाता है। दूसरा है जो मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर हैं इनको शामिल किया जाता है। युगोस्लाविया के कौन थे, मार्शल टिटो। इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो, और घाना के थे वामे एन क्रूमा। इन 5 सदस्यों को पंचशील नीति के या पंचशील सिद्धांत, ये गुटनिरपेक्ष नीति का जो जनक है वो माना जाता है। संस्थापक सदस्यों में इनको गिना जाता है। आगे देखिए, गुटनिरपेक्ष का जो मुख्यालय है, जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, इसका मुख्यालय या सचिवालय स्थापित किया गया है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अब आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है वो हमारा आता है गुटनिरपेक्ष नीति की जो उपलब्धियां हैं वो क्या क्या रही हैं वो देखें। भारत गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाकर शीत युद्ध काल में दोनों गुटों से सैनिक और आर्थिक सहायता प्राप्त करने में सफल रहा है। अब देखिए, भारत ने गुटनिरपेक्ष की जो नीति अपना करके और कौन कौन से फायदे उठाए हैं विदेशी देशों के साथ, और किस तरीके से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का इसने पालन किया है किसी भी गुट में शामिल ना होते हुए। देखिए, पहली उपलब्धि, पहला लक्ष्य ये था कि भारत को किसी भी देश की जो किसी भी गुट में शामिल ना होकर के शीत युद्ध काल में दोनों ही गुटों से वो क्या करता है, सैनिक और आर्थिक सहायता है वो प्राप्त करने में सफल रहता है। दूसरी बात है, गुटनिरपेक्ष नीति ने भारत को कश्मीर समस्या में रूस ने भारत का हमेशा समर्थन किया है। अब देखिए, जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है इसमें भारत ने के पक्ष में जो कश्मीर समस्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर समस्या है, तो उस पर जो रूस है, रूस ने हमेशा हमारा समर्थन किया है। रूस का हमेशा हमें समर्थन मिला है। आगे देखिए, नंबर 3 जो उपलब्धि है, इसका जो लक्ष्य हमने हासिल किया है वो है भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति ने उसे आत्मनिर्भर बनाया। मतलब भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपना करके, स्वतंत्र विदेश नीति अपना करके अपने आप में वो आत्मनिर्भर बना है। मतलब किसी दूसरी महाशक्ति पर वो डिपेंड नहीं रहा है। नंबर 4 जो उपलब्धि है वो देखिए, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध काल में अमेरिका और रूस दोनों के शासनाध्यक्ष की प्रशंसा पात्र रही है। मतलब गुटनिरपेक्षता की नीति अपना करके शीत युद्ध काल में चाहे वो अमेरिका हो चाहे रूस हो, दोनों ही देशों के जो शासनाध्यक्ष थे, दोनों ही देशों का जो प्रशासन था, उन्होंने भारत की हमेशा क्या की करी है, हमेशा प्रशंसा की है, भारत का हमेशा समर्थन किया है। आगे देखिए, नंबर 5 जो उपलब्धि है वो देखिए, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति विश्व शांति में सहायक रही है। भारत ने शीत युद्ध की चरमावस्था में दोनों गुटों में तालमेल का कार्य और संकट की स्थिति को टालने का प्रयत्न किया है। अब देखिए, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपना करके वैश्विक जो शांति है उसको बनाए रखने में हमेशा इसकी ये गुटनिरपेक्ष नीति सहायक रही है। और जब शीत युद्ध का जो चरम बिंदु आता है उस दौरान दोनों ही गुटों में भारत ने तालमेल और संकट की स्थिति को टालने का हमेशा क्या किया है, प्रयत्न किया है। मतलब हमेशा भारत शांति व्यवस्था का पुरजोर समर्थक रहा है। आगे देखिए, अगली जो हेडिंग है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है 1962 युद्ध के परिणाम या फिर देश विदेश में भारत की छवि को नुकसान। इससे पहले हम एक दूसरा जो टॉपिक है वो देखते हैं, भारत चीन युद्ध, उसको देखिए, है ना। 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बारे में हम देखते हैं। ये यही 1962 के जो युद्ध है उसका परिणाम इसके बाद देखेंगे। जैसे ही ये भारत चीन युद्ध समाप्त होता है उसके बाद देखेंगे। तो देखिए, भारत चीन युद्ध 1962, अक्टूबर 1962 को चीन ने नेफा, अरुणाचल प्रदेश व लद्दाख दोनों विवादित क्षेत्रों पर व्यापक स्तर पर हमला किया था। अब देखिए, जो अक्टूबर 1962 है ये वर्ष आता है, इसका अक्टूबर महीना है। उस दौरान चीन है, भारत का जो नेफा, जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है, वह लद्दाख का जो क्षेत्र है, इन दोनों ही विवादित क्षेत्रों पर वो व्यापक मतलब बड़े ही जल्दबाजी में हमला कर देता है। पहला हमला 1 हफ्ते तक चला था। मतलब चाइना ने जो पहला हमला किया था वो 1 हफ्ते तक
चलता है। इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया था और 1962 के दौरान जो अरुणाचल प्रदेश के जो महत्वपूर्ण जो इलाके थे, उन पर चाइना का कब्जा हो जाता है। हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू होता है। पहला दौर कब हुआ था? अक्टूबर में, और दूसरा जो दौर है वो नवंबर महीने में शुरू हुआ था। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन को बढ़ने से रोका, और जो लद्दाख से लगता हुआ जो क्षेत्र है, लद्दाख की जो पश्चिमी सीमा है, उस सीमा पर भारत ने चाइना को बढ़ने से क्या क्या रोका था। चाइना की जो सेना थी उसको बढ़ने से रोका, और उस मोर्चे पर भारतीय सेना ने साहस दिखाते हुए उनको आगे बढ़ने से क्या किया है? रोका है। लेकिन पूर्व में चीनी सेना असम के मैदानी हिस्से तक पहुंच गई थी। अगर बात करें पूर्वी क्षेत्र में, तो चीनी सेना है वो असम का जो मैदानी हिस्सा है वहां तक पहुंच जाती है, उस पर उसका अधिकार हो जाता है। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया, चीनी सेना वापस लौट गई थी, और फिर चाइना है वो एक तरफा मतलब अपनी तरफ से युद्ध विराम घोषित करती है और चीनी सेना वो वापस अपने क्षेत्र में लौटे जाती है। देखिए, जो ये युद्ध हुआ था, ये आकस्मिक हमला हुआ था भारत पर, और भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। आगे देखिए, नया जो टॉपिक है हमारा, अगला जो टॉपिक है इस अध्याय का, वो है 1962 युद्ध के जो परिणाम है वो परिणाम क्या होते हैं। और जैसे ही 62 का युद्ध है, भारत को हार का सामना करना पड़ता है, और हार की वजह से भारत की जो छवि है वो धूमिल होती है, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उसे क्या नुकसान होता है उसके बारे में देखिए। भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा तथा भारत का भूक्षेत्र भारत से छिन गया था। मतलब 1962 का जो युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध, उसमें भारत को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, और भारत का जो भूक्षेत्र था, कुछ भूमि क्षेत्र है, वो चाइना के हाथों चला जाता है। आगे देखिए, इस संकट से उभरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य मदद लेनी पड़ी, और जो ये 1962 में संकट आया था भारत पर, तो इसमें अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से ही मदद की गुहार लगाता है भारत, दोनों से मदद लेनी पड़ती है। नंबर 3 जो परिणाम हो देखिए, चीन युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को ठेस पहुंची, परंतु राष्ट्र भावना मजबूत होती है। अब देखिए, जो ये युद्ध होता है, इससे जो राष्ट्रीय स्वाभिमान है भारत का, उसको तो ठेस पहुंचती है, परंतु इस युद्ध के कारण भारत की जो राष्ट्र के प्रति लोगों की भावनाएं थी वो और ज़्यादा मजबूत होती हैं। अगला जो परिणाम है वो देखिए, इस युद्ध में नेहरू की छवि भी कमजोर पड़ी। चीन के इरादों के समय रहते न भाप सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने के कारण नेहरू की कड़ी आलोचना की गई थी। अब देखिए, जो युद्ध होता है, हार का सामना करना पड़ता है, तो प्रधानमंत्री उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनकी छवि है वो कुछ धूमिल होती है, कुछ कमजोर होती है, और लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि नेहरू जी हैं वो समय रहते हुए चाइना की जो मंशा है उसको भाप नहीं सके थे, उसकी मंशा को नहीं जान सके थे। इसी कारण से नेहरू की बड़े व्यापक स्तर पर क्या होती है? आलोचना होती है, नेहरू जी का विरोध होता है। आगे देखिए, अगला जो परिणाम निकल कर आता है वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जाता है, और इस युद्ध के परिणाम से हार का सामना करने के कारण कांग्रेस जो सरकार है उसके खिलाफ अविश्वास का जो प्रस्ताव है वो लाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना भी करना पड़ता है, और उसी दौरान जो कुछ विधानसभाओं में चुनाव होते हैं या कुछ महत्वपूर्ण जो चुनाव होते हैं, उनमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। आगे देखिए, एक नोट है छोटा सा, भारत में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ आचार्य जेवी कृपलानी द्वारा लाया गया था। अगर बात करें भारत में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव की, तो कब लाया गया था? वो 1963 में। किस सरकार के खिलाफ? नेहरू सरकार के खिलाफ, मतलब कांग्रेस सरकार के खिलाफ लाया गया था। और किसने लाया था? आचार्य जेवी कृपलानी के द्वारा ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है 1962 के बाद भारत चीन संबंध। मतलब 1962 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद भारत और चाइना के संबंध है वो किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में देखिए। भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य होने में करीब 10 वर्ष का समय लग गया। अब देखिए, जैसे ही किसी दो देशों के बीच अगर मान लो लड़ाई होती है, ये देशों की बात क्या करें, दो पड़ोसियों के बीच ही अगर लड़ाई होती है, तो उन संबंधों को बनने में धीरे धीरे लगते कई वर्ष लग जाते हैं, या फिर बात करें कई पीढ़ियों का समय भी लग जाता है। लेकिन भारत और चीन के जो संबंध थे उनको सामान्य होने में करीब 10 वर्षों का जो समय है वो लग जाता है। 1976 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनीतिक संबंध बहाल हो सके, और फिर 1976 तक आते आते जो राजनीतिक संबंध हैं वो दोबारा से चालू किए जाते हैं, बहाल किए जाते हैं। आगे देखिए, शीर्ष नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी तब विदेश मंत्री थे। 1979 में चीन का दौरा किया, बाद में नेहरू के बाद राजीव गांधी बतौर 1987 में प्रधानमंत्री चीन का दौरा करते हैं। अब देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर
बात करें तो अगर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। उस दौरान क्या थे, वो विदेश मंत्री थे और विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने 1979 में चीन का दौरा किया। और उससे पहले अगर बात करें तो नेहरू जी हैं, वो चीन का दौरा कर चुके थे। और अगर प्रधानमंत्री के तौर पर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए फिर राजीव गांधी हैं, वो 1987 में जो चाइना है उसका दौरा करते हैं। मतलब पहले तो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए नेहरू जी ने दौरा किया था और उसके बाद जो राजीव गांधी जी हैं वो भी 1987 में चाइना का दौरा करते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो परिणाम है वो है, इसके बाद से चीन के साथ साथ भारत के संबंधों में ज़्यादा जोर व्यापारिक मसलों पर रहा है। अगर बात करें तो चाइना के बाद जो चाइना के साथ जो संबंध हैं, उन संबंधों को मजबूत बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा जोर हमारा किस पर रहा, व्यापारिक मसलों पर। मतलब चाइना के साथ हमारा ज़्यादा व्यापारिक जो मामला है, व्यापारिक जो विदेश नीति है वो हमने अपनाई है। देखिए प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जो चाइना का दौरा करते हैं। तो दूसरे प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। और तीसरे कौन बनती है, फिर इंदिरा गांधी बनती है। और इंदिरा गांधी के बाद कौन बनते हैं, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो राजीव गांधी ने चाइना का दौरा 1987 में किया था। और विदेश मंत्री के तौर पर जो अटल बिहारी जी वाजपेयी हैं, वो चाइना का दौरा कब करते हैं, वो 1979 में करते हैं। आगे देखिए भारत चीन युद्ध 1962 के जो कारण थे, कि क्या कारण था कि चाइना ने भारत पर हमला किया, भारत चीन युद्ध हुआ 1962 का, तो इसके कारण क्या थे वो देखिए। पहला ही जो कारण है वो था तिब्बत समस्या। तिब्बत में युद्ध की सबसे बड़ी समस्या तिब्बत था। अगर बात करें 1962 में सबसे बड़ा युद्ध का कारण बना था तो वो क्या था, वो तिब्बत समस्या था। चीन ने सदैव तिब्बत पर अपना दावा किया है, जबकि भारत इस समस्या को तिब्बत वासियों की भावना को ध्यान में रखकर सुलझाना चाहता था। अब देखिए जो चाइना है वो हमेशा से तिब्बत पर ये दावा करता है कि तिब्बत हमारा क्षेत्र है और तिब्बत चाइना का क्षेत्र है। लेकिन भारत है वो इस समस्या को हमेशा तिब्बत वासियों की जो भावना है, तिब्बत के जो निवासी लोग हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर सुलझाना चाहता है। क्योंकि भारत और चाइना के बीच एक महत्वपूर्ण देश के रूप में तिब्बत जाना चाहता था, एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। लेकिन चाइना ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। उसी के बाद चाइना अपना अधिकार मानता है किस पर, तिब्बत पर। आगे देखिए नंबर 2 है दलाई लामा को शरण देना। अब देखिए जो दलाई लामा थे ये तिब्बत के धार्मिक नेता थे और जैसे ही 1950 में चाइना तिब्बत पर कब्जा करता है तो दलाई लामा चीन का विरोध करने लगते हैं। तो चाइना ने दलाई लामा को मारने के लिए सेना भेजी थी, उसको गिरफ्तार करने के लिए सेना भेजी थी। तो दलाई लामा है वो भारत की शरण लेता है कब, 1959 में। और ये कहाँ का नेता था, ये तिब्बत का धार्मिक गुरु था दलाई लामा। इसको शरण दी गई थी भारत के द्वारा 1959 में। ये भी युद्ध का कारण बनता है। और क्योंकि हमने पंचशील समझौता कर लिया था तो चाइना कहता है कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी ना करें। इसी कारण से तिब्बत कहता है कि आपने हमारे आंतरिक मामलों की जो का सम्मान नहीं किया है, हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की है, इसी कारण से हम आप पर हमला करते हैं, ये मानता है चाइना। अगला देखिए मानचित्र व सीमा से संबंधित समस्या। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध का एक कारण दोनों के बीच मानचित्र में रेखांकित भूभाग या चीन ने 1954 में प्रकाशित अपने मानचित्र में कुछ ऐसे भाग प्रदर्शित किए जो वास्तव में भारत के भूभाग थे। अतः भारत ने इस पर चीन के साथ अपना विरोध दर्ज किया था। अब देखिए जो चाइना है वो 1962 का जो युद्ध होता है उसका एक कारण यह भी बनता है कि चाइना ने 1954 में अपना एक मानचित्र प्रकाशित करवाया था और उसमें कुछ भारतीय जो इलाके थे, मतलब वास्तव में जो भारतीय इलाके ही थे, उन इलाकों को उस मानचित्र में वो प्रदर्शित करता है, जिसका भारत ने चीन का क्या करता है, भारत इसी कारण से चीन का विरोध करता है। अगला देखिए सीमा विवाद। दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद है वो भी युद्ध का कारण बना हुआ है। क्योंकि जो 1914 में शिमला समझौते के द्वारा जो सीमा निर्धारित की गई थी दोनों देशों के मध्य, मैकमोहन जो रेखा है वो निर्धारित की गई थी, उस सीमा को चाइना है वो मानने से इनकार कर देता है 1956 के लगभग। तो इसी कारण से दोनों देशों के मध्य जो विरोध की भावना है वो पनपने लगती है। आगे देखिए तिब्बत मसला। अब जो तिब्बत का जो मामला है वो क्या था, तिब्बत मामला क्या था, तिब्बत की जो समस्याएं क्या थी वो देखिए। सन 1950 में चीन तिब्बत पर नियंत्रण कर लेता है। मतलब 1950 का जब साल आता है तो चाइना है वो तिब्बत पर अपना कब्जा कर लेता है, जिससे भारत और चीन के बीच संप्रभु राज्य समाप्त हो जाता है। मतलब चाइना और भारत के मध्य एक स्वतंत्र जो राज्य था, स्वतंत्र जो देश था, उसकी समाप्ति होती है, अब वो चाइना के अधिकार में चला जाता है।
तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने चीन की कब्जे का विरोध किया तथा 1958 में चीन के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में को चीनी सेना ने दबा दिया था। फिर चाइना का विरोध होता है इसी कारण से, और 1958 में चाइना के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र मतलब शस्त्रों सहित विरोध होता है, लेकिन चाइना की जो सेना है इस विरोध को दबा देती है। आगे देखिए, स्थिति को बिगड़ते देख तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया। और जैसे ही स्थिति ज़्यादा बिगड़ती है और चाइना की सेना है वो धार्मिक नेता दलाई लामा को मारने का जो आदेश देती है या फिर उनको गिरफ्तार करने का आदेश देती है, तो दलाई लामा सीमा पार करके कहाँ पर शरण लेते हैं, भारत में जाते हैं 1959 में, और भारत से शरण मांगते हैं। और दलाई लामा को भारत में शरण दी जाती है। हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला नामक स्थान है वहाँ पर दलाई लामा को शरण दी जाती है। तो दलाई लामा जैसे ही भारत में शरण लेता है तो चाइना ने इस भारत के इस बड़े कदम का क्या करता है, बड़ा कड़ा विरोध करता है कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं दलाई लामा को शरण दे करके। देखिए, नंबर 4 बात जो है, 1950 और 60 के दशक में भारत के अनेक राजनीतिक दलों ने तथा नेताओं ने तिब्बत की आज़ादी के प्रति अपना समर्थन जताया। अब देखिए, जो भारत में शरण लेते हैं तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा, तो चाइना हो भारत का विरोध करता है। और विरोध करने के बाद 1950 और 60 के दशक में इस दौरान भारत के अनेक जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी और तिब्बत के जो नेता थे उनका साथ देते, उनका समर्थन करते हैं और तिब्बत की आज़ादी का वो समर्थन करते हैं कि तिब्बत पहले ही से एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा, स्वतंत्र राज्य रहा है, तो उस पर चाइना का अधिकार नहीं हो सकता है। अब देखिए, इसमें एक तो भारत की सोशलिस्ट पार्टी है और दूसरा है भारत का जो जनसंघ पार्टी थी। ये इस तरह के दल थे जिन्होंने तिब्बत का क्या किया था, समर्थन किया था। इस तरह तिब्बत समस्या भारत चीन के बीच तनाव का मुद्दा बना था। अब देखिए, इस प्रकार से जैसे ही दोनों देशों के मध्य ये बातचीत होती है तो तिब्बत का जो मुद्दा है एक प्रमुख समस्या के रूप में हमारे सामने आता है। आगे देखिए, नई हेडिंग है हमारी, भारत पाक युद्ध 1965। देखिए, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो 1965 का युद्ध होता है उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रण में सैनिक हमला बोला। देखिए, पाकिस्तान पहले हमला बोलता है। जो पाकिस्तान हमारा गुजरात का जो कच्छ का रण है, कच्छ वाला जो इलाका है, जो दलदली भाग जो कच्छ का उस क्षेत्र में जो पाकिस्तान है वो हमला बोल देता है। तथा अगस्त सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हमला किया। फिर उसके बाद अगस्त सितंबर का जो महीना आता है अप्रैल के बाद, पहले तो अप्रैल में गुजरात के कच्छ में हमला बोलता है, उसके बाद अगस्त सितंबर में 1965 के अगस्त सितंबर में जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर पाकिस्तान द्वारा हमला किया जाता है। पाकिस्तान के इस हमले को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय सेना को पंजाब की सीमा की तरफ जवाबी हमला करने के आदेश दिए। और फिर जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जो भारतीय सेना है उसको पंजाब वाली जो इलाका है हमारा, पंजाब की तरफ जो भारत पाकिस्तान की सीमा लगती है उस तरफ से जवाबी कार्रवाई या जवाबी हमला करने का आदेश सेना को दिया जाता है। भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गई तथा यूएनओ के हस्तक्षेप से लड़ाई का अंत हुआ। अब देखिए, जो भारत की सेना है वो उस तरफ से आगे बढ़ते हुए और वो लाहौर के नज़दीक पहुंच जाती है तथा बाद में आगे जाकर के जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है उसकी मध्यस्थता से ये लड़ाई है इसकी समाप्ति होती है। अब देखिए, जो 1965 का युद्ध था इसका मुख्य कारण क्या था वो देखिए। तो पहला कारण है 1962 में चीन से हार जाने के कारण पाकिस्तान ने भारत को कमज़ोर समझा, इस कारण भारत पर हमला किया। अब देखिए, जो 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ था, इंडो चाइना युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के कारण जो पाकिस्तान है वो भारत को कमज़ोर समझ लेता है और भारत पर वो हमला कर देता है। दूसरा जो कारण है 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद नए नेतृत्व को पाकिस्तान में कमज़ोर माना। अब देखिए, जो नेहरू जी हैं उनकी जैसी ही मृत्यु हो जाती है तो पाकिस्तान मानता है कि भारत में अब कोई वर्चस्वशाली नेता नहीं रहा है, मतलब यहाँ का जो नेतृत्व था लाल बहादुर शास्त्री जी के पास, तो उसके नेतृत्व को उन्होंने कमज़ोर माना। इसी कारण से भी वो भारत पर हमला करते हैं। आगे देखें, इसका परिणाम क्या निकल के आता है। परिणाम स्वरूप एक समझौता होता है दोनों देशों के मध्य और उस समझौते का नाम होता है ताशकंद समझौता। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ था। अब देखिए, जो ताशकंद समझौता है वो कब हुआ था, वो हुआ था 10 जनवरी 1966 को। और किन किन के मध्य, उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के कौन थे, जनरल अयूब खान। इनके मध्य ये समझौता होता है।
यूएसएसआर ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत की आर्थिक स्थिति पर और ज़्यादा बोझ पड़ा था। अब देखिए, जो ये ताशकंद समझौता हुआ था, तो ताशकंद समझौता जो अ, सोवियत संघ रूस है, यूएसएसआर था उस दौरान, सोवियत संघ था, सोवियत संघ की मध्यस्थता के से ये ताशकंद समझौता है ये करवाया गया था। और लेकिन जो 1965 का जो युद्ध हुआ था, इसके कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है, क्योंकि भारत ने अपने जो अर्थव्यवस्था का कुछ महत्वपूर्ण भाग था या विकासात्मक कार्य का जो सारी की सारी जो अर्थव्यवस्था थी या सारा का सारा जो वित्त था या पैसा था, वो युद्ध में झोंक देता है। इसी कारण से भारत पर ये एक बड़ा बोझ पड़ता है, क्योंकि हाल ही में पिछले 3 वर्ष पहले ही चाइना के साथ युद्ध हुआ था और अब पाकिस्तान के साथ। इसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति है वो गड़बड़ा जाती है। आगे देखें, ताशकंद समझौते के में क्या क्या प्रावधान हुए थे वो देखें। दोनों पक्षों भारत और पाकिस्तान का यह प्रयास रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुसार दोनों के में मधुर संबंध बने। अब देखिए, जो ताशकंद समझौता था इसमें ये प्रावधान किए गए थे कि जो दोनों ही देश हैं, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, इन दोनों का ही यह प्रयास रहेगा कि जो संयुक्त राष्ट्र है इसके उसका जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था, उसके द्वारा जो घोषणा पत्र बनाया गया है, उनके अनुसार दोनों देशों के जो संबंध हैं वो हमेशा मधुर बनेंगे। मतलब हमेशा दोनों देशों के संबंधों में मधुरता बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। दूसरा जो बात है इसकी, जो ताशकंद समझौता है इसके दूसरा प्रावधान किया गया था वो यह था, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि दोनों देशों की सेनाएं फरवरी 1966 से पहले उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां 5 अगस्त 1965 से पहले थी। अब देखिए, इसमें ये भी प्रावधान किया गया था कि जो दोनों देशों की जो सेनाएं थी, जो सीमा पार करके और भारत की सेना पाकिस्तान में पहुंच गई थी, तो इस मामले में भी ये प्रावधान किया गया कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो अपनी अपनी सीमा क्षेत्र पर पहुंच जाएं, जो 5 अगस्त 1965 से पहले जो इनकी स्थिति थी उसी स्थिति में वो वापस आ जाएं। ये दो प्रावधान ताशकंद समझौते के द्वारा किए गए थे। फिर आगे देखिए, पाकिस्तान है कमबख्त मानता नहीं है, तो बांग्लादेश युद्ध 1971 होता है। देखिए, बांग्लादेश युद्ध 1971 इसका नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत से जो पाकिस्तान अलग हो करके नया देश बना था। तो पाकिस्तान, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था, और जो बांग्लादेश वाला जो इलाका है वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता। मतलब ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था 1971 से पहले। लेकिन जैसे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, बांग्लादेश संकट आता है, उस दौरान युद्ध होता है, तो पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश और बना दिया जाता है जिसका नाम होता है बांग्लादेश युद्ध। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने का कोई इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश युद्ध 1971 भी आ सकता है और भारत पाक युद्ध 1971 भी पूछ सकता है, दोनों एक ही हैं। आगे देखिए, 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पश्चिम में जीत हासिल करती है, जबकि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त जीत हासिल की थी। देखिए, 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव होते हैं और उन्हीं आम चुनाव में जो पश्चिमी पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान है, उसमें तो जो जुल्फिकार अली भुट्टो है उनकी जो पार्टी है वो जीत हासिल करती है, तथा जो वर्तमान बांग्लादेश है, जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था कभी, उस पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी अवामी लीग, उसने ज़बरदस्त वहाँ पर जीत हासिल की थी। फिर देखिए, 1971 में पाकिस्तान की सेना ने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान की जनता में बांग्लादेश को आज़ाद कराने का संघर्ष छेड़ दिया। फिर 1971 में क्या होता है कि मुजीबुर रहमान जाते हैं पश्चिमी पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए कि हम मिलजुल करके सरकार बनाएंगे, लेकिन वहाँ जाते ही जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं उन्होंने उनको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया कि नहीं, हम बंगालियों को यहाँ पर मतलब प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं देंगे। इसी कारण से उनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरी पाकिस्तान की जो जनता है वो फिर वहाँ पर उसमें विरोध भड़क जाता है और बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए वहाँ पर संघर्ष छेड़ दिया जाता है। आगे देखिए, परिणाम स्वरूप
80 लाख शरणार्थी इन परिस्थितियों से भयभीत होकर बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण लेते हैं। अब देखिए जो ये परिणाम निकलकर सामने आता है, जैसे ही वहाँ पर युद्ध का माहौल छिड़ता है, तो वहाँ के लोग वहाँ से परेशान होकर के और शरणार्थियों के रूप में वो भूमिका भयभीत होकर डर करके, और उनके मन में जैसे ही डर बढ़ता है युद्ध का, तो वो बांग्लादेश से भाग करके और कहाँ आ जाते हैं, वो भारत के सीमा वाले जो इलाके हैं वहाँ पर शरण लेने लग जाते हैं। महीनों राजनीतिक प्रभाव और सैन्य तनातनी के बाद दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता है। अब देखिए कई महीनों तक जो राजनीतिक प्रभाव है उसमें गहमा गहमी होती है और तनातनी होती है। तो इसके बाद जो दिसंबर 1971 आता है, तो दिसंबर 1971 में दोनों देशों के मध्य एक युद्ध छिड़ जाता है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर पर मोर्चा खोला था। अब जो पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान थे वो पंजाब में, राजस्थान में यहाँ पर हमला करने लगते हैं, और उनकी जो सेना थी, जो पैदल सेना थी, वो जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोलती है। आगे देखिए जवाब में भारतीय थल सेना ने, वायुसेना ने, नौसेना ने पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्यवाही की, और फिर जैसे ही पाकिस्तान हमला बोलता है तो जवाबी कार्यवाही देते हुए भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों सेनाओं ने पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे दोनों तरफ से कार्यवाही शुरू करते हैं। दोनों तरफ से वो हमला करने लगते हैं। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को तीनों तरफ से घेर लिया था। अब देखिए जो बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है, उसको मात्र 10 दिनों में भारतीय सेना है वो तीन तरफ से घेर लेती है, और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने में मजबूर किया था। और जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे उस दौरान 90,000 जो सैनिक थे उनको आत्मसमर्पण कराने के लिए वो मजबूर कर देते हैं, तथा बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, और भारत ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया। फिर 1971 में ही जैसे ये युद्ध है समाप्त होता है, तो बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है भारत के द्वारा, और फिर भारत ने अपनी तरफ से युद्ध विराम घोषित कर दिया, मतलब युद्ध को रोक दिया था। आगे देखिए जो शिमला समझौता होता है वो होता है 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता किया गया था। किन किन के मध्य? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य किया जाता है। आप देखिए शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को, यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था। इस पर हस्ताक्षर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। अब देखिए जो जो शिमला समझौता होता है 3 जुलाई 1972 को, तो इस समझौते पर जो हस्ताक्षर करते हैं उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों के मध्य ये समझौता होता है। अब देखिए जो शिमला समझौता है इसमें क्या क्या शर्तें शामिल की गई थी, किन किन शर्तों को इसमें माना गया था वो देखिए। तो पहली शर्त थी दोनों देश आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करेंगे, मतलब दोनों के दोनों जो देश हैं वो आपसी जो मतभेद हैं उनको बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से उनका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरे जो शर्त इसमें रखी गई थी, दोनों देश एक दूसरे की सीमा पर आक्रमण नहीं करेंगे, और दोनों ही देश हैं वो आपस में एक दूसरे की जो सीमा है उस पर पहले आक्रमण नहीं करेंगे। फिर है तीसरी जो शर्त है, भारत द्वारा पाकिस्तान के गिरफ्तार किए गए 90,000 सैनिकों को छोड़ा जाएगा, और जो भारत के द्वारा आत्मसमर्पण कराया गया था पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को, तो उनको छोड़ा जाएगा, ये भी शर्तें रखी गई थी। चौथी शर्त है एक दूसरे देशों के क्षेत्रों में सेनाओं की वापसी इस समझौते से के लागू होने के 30 दिन में लागू कर ली जाएगी। फिर जो एक दूसरे देश हैं उनके जो क्षेत्रों में जो सेनाएं हैं, जो सीमा पार करके सेनाएं हैं जो एक दूसरे की सीमा ज़मीन पर अधिकार कर लिया था, तो उस इस समझौते के द्वारा 30 दिन में के अंदर अंदर जो सेनाएं हैं वो वापसी अपने 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 नियंत्रण स्थानों पर लौट आएंगी। ये समझौता हुआ था, या ये शर्त लागू की गई थी। आगे देखिए भारत द्वारा युद्ध में जीती हुई पाकिस्तानी भूमि वापसी पाकिस्तान को दे दी जाएगी। अब देखिए भारत ने जो युद्ध में पाकिस्तान की जिस भूमि पर अधिकार कर लिया था वो भूमि वापस पाकिस्तान को दे दी जाएगी, ये भी इसमें प्रावधान किया गया था। पीओके क्षेत्र पाकिस्तान के पास ही रहेगा, और उसमें ये भी प्रावधान हुआ कि जो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास ही रहेगा। ये इसमें शर्तें रखी गई थी। आगे देखिए भारत की विदेश नीति में नेहरू का योगदान। अब देखिए जो भारत की विदेश नीति है इसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका क्या योगदान रहता है वो देखिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री भी थे। अब देखिए जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने राष्ट्रीय जो एजेंडा है, राष्ट्रीय जो विकास के जो लक्ष्य हैं उसको तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनकी, क्योंकि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे और उसी दौरान वो विदेश मंत्री भी का जो भार था वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ही था।
विदेश मंत्रालय भी नेहरू जी के पास था। 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति पर गहरा प्रभाव डाला था। अगर बात करें 1946 से और 1964 तक, जब तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, तब तक उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए एक सुव्यवस्थित विदेश नीति का पालन किया था और भारत की जो विदेश नीति है उन पर उनका गहरी छाप दिखाई देती है। इनकी प्रमुख योजनाएं व नीतियां निम्न थी। आप देखिए जो नेहरू जी थे, इनकी प्रमुख योजनाएं और नीतियां कौन कौन सी थी वो देखिए। एक तो गुट निरपेक्षता की नीति। पहली जो नेहरू जी के द्वारा जो नीति पेश की थी विदेश नीति के संदर्भ में, वो थी गुट निरपेक्षता की नीति। नेहरू ने अपने उद्देश्यों, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखा। अब देखिए जो नेहरू के उद्देश्य थे उनमें पहला उद्देश्य यह था कि कठिन संघर्ष से प्राप्त जो संप्रभुता है इसको बचाए रखना। मतलब जो इतनी परेशानियों, इतने संघर्ष के बाद हमें जो आज़ादी मिली है उसको बचाए रखना ही हमारा क्या है, कार्य है। दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखना। मतलब देश की जो क्षेत्रीय अखंडता है, देश को टूटने से बचाना, बचाए रखना, ये भी नेहरू जी का उद्देश्य था। तीसरा है तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। मतलब तीव्र गति से भारत का जो आर्थिक विकास है वो भी भारत के नेहरू जी के उद्देश्यों में रखा गया था। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत ने कौन सी नीति अपनाई? गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। और इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नेहरू जी ने एक नीति पेश की थी, वो है गुट निरपेक्षता की नीति। आगे देखिए दूसरा है सैनिक गठबंधनों से दूर रहने की नीति। फिर नेहरू जी के द्वारा एक और नीति अपनाई गई थी विदेश नीति में कि सैनिक गठबंधनों से दूर रहने की जो नीति है वो भारत के द्वारा अपनाई जाएगी। भारत ने अपनी विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व की भावना को लेकर चलता है। आप देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत अपनी जो विदेश नीति है इसमें हमेशा से शांतिपूर्ण जो भावना है उसको लेकर के चलता है। शीत युद्ध के तनाव के समय दोनों महाशक्तियों के तनाव कम करने की कोशिश की तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी तथा अपने आप को दोनों खेमों से दूर रखकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया तथा भारत को दोनों खेमों से सहायता प्राप्त होती है। और इस दौरान जब शीत युद्ध होता है तो दोनों देशों के मध्य जो तनाव का माहौल था, जो संघर्ष का माहौल था, उनको कम करने की कोशिश की है किसने? भारत ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। और शांति अभियानों में दोनों ही खेमों में जो शांति अभियान है उन शांति अभियानों में भारत ने हमेशा अपनी सेना भेजी है और अपने को दोनों खेमों से दूर भी रखा है। मतलब गुट निरपेक्ष की नीति का पालन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत ने हमेशा से अपना स्वतंत्र रवैया रखा है। मतलब किसी के दबाव में भारत नहीं रहा है और भारत ने इन ऐसे अपनी विदेश नीति का पालन, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए भारत ने दोनों ही खेमों से सहायता भी प्राप्त की है। आगे देखिए नंबर 3 है एफ्रो एशियाई एकता नीति। नेहरू जी की एक और नीति थी एफ्रो एशियाई एकता नीति। नेहरू ने एशिया और अफ्रीका के नवस्वतंत्र देशों से संपर्क बनाए। अब देखिए जो नेहरू जी हैं उन्होंने एशिया और अफ्रीका के जो हाल ही में स्वतंत्र हुए थे देश, उपनिवेश के चंगुल से आज़ाद हुए थे, उन देशों से संपर्क साधने की कोशिश की तथा एशियाई एकता पैरोकारी के 1955 में बांडुंग में एफ्रो एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ था। और एशियाई एकता जो सम्मेलन था उसकी पैरोकारी करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। और 1955 में एक सम्मेलन होता है बांडुंग सम्मेलन, उसमें एफ्रो एशियाई देशों का जो सम्मेलन हुआ था, मतलब अफ्रीका और एशिया के जो देश थे उनका एक सम्मेलन हुआ था, उन उनमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। अफ्रीका व एशिया के स्वतंत्र देशों के संबंधों को भारत के साथ बढ़ाए। अब देखिए जो एशिया और अफ्रीका के और एशिया के नवस्वतंत्र जो देश थे उनके साथ अपने संबंधों को भारत और मजबूत करने की कोशिश करता है। आगे देखिए पड़ोसी देशों के साथ शांति और संघर्ष। अब जो अपने सीमा के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किया जाएगा, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया जाएगा। अब देखिए नेहरू ने अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा दोस्ताना ढंग से रिश्ते निभाए हैं। अब देखिए भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, जो भी सीमा से लगते हुए देश हैं, उनके साथ हमेशा नेहरू जी ने दोस्ताना जो ढंग से रिश्ते हैं वो हमेशा निभाए हैं। भारत ने सबसे पहले चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी तथा पंचशील समझौता किया। और भारत है जो विश्व में सबसे पहले चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको मान्यता देने का कार्य करता। मतलब भारत ही एकमात्र देश है जिसने चीन में जो कम्युनिस्ट सरकार बनी थी उसको सबसे पहले मान्यता दी थी। तथा पंचशील जो समझौता किया गया था 29 अप्रैल 1954 को, तो उस समझौते पर भी भारत ने हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता भारत और चाइना के मध्य हुआ था। चीन के साथ मित्रता नेहरू की विदेश नीति में एक मूल
एक भूल साबित होती है। अब देखिए चाइना के साथ हमने दोस्ताना ढंग से रिश्ते तो निभाए, लेकिन नेहरू की जी की जो ये मित्रता थी, ये विदेश नीति के संदर्भ में नेहरू जी की एक भूल साबित होती है, सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। क्योंकि चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था और चाइना ने हमारा हमें मित्रता का क्या योगदान दिया है, मतलब हमारा जो हमने जो उसके साथ दोस्ताना ढंग से रिश्ते निभाए हैं, उनका हमें उन्होंने जो उसके बदले में हमें चाइना ने क्या दिया है, वो दिया है भारत पर 1962 में आक्रमण करके हमें एक तोहफ़ा दिया है। आगे देखिए भारत की परमाणु नीति। अब देखिए भारत की जो परमाणु नीति है, वो किस प्रकार की रही है, भारत ने परमाणु जो कार्यक्रम है वो कब चलाए थे, वो देखिए। भारत ने 18 मई 1974 में सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण किया। इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आप देखिए सबसे जो भारत है 1964 में तो चाइना है वो परमाणु परीक्षण कर लेता है, फिर 1974 में भारत भी अपना परमाणु परीक्षण करता है। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। और भारत ने पहला जो परमाणु परीक्षण किया था वो किया था 18 मई 1974 में। और परीक्षण का जो स्थान है वो था पोखरण जैसलमेर में ये परमाणु परीक्षण किया था। कोड नाम इसका था स्माइलिंग बुद्धा। ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही की गई थी और इसी कारण से इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा किया रखा गया था। और इसकी क्षमता थी 1080 मेगावाट। आगे देखिए भारत भारत ने भारत है वो छठा जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है वो बनता है। जैसे ही 1974 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया जाता है तो वैश्विक पटल पर भारत छठवें नंबर का जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है उसका दर्जा भारत को मिल जाता है। दूसरा परमाणु परीक्षण भारत ने 11 व 13 मई 1998 को किया था। वो भी कहाँ पर? पोखरण जैसलमेर के क्षेत्र में। जैसलमेर का जो क्षेत्र पोखरण वाला जो इलाका है वहाँ पर परमाणु परीक्षण करता है। दोनों ही पोखरण जैसलमेर में ये परीक्षण किए गए थे। पहला 18 मई 1974 को और दूसरा है 11 व 13 मई 1998 को। इस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब देखिए जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था 11 व 13 मई के दौरान, इस दौरान कुल 5 परीक्षण किए गए थे। तो इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसमें 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए थे। 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए थे। इसका कोड नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। अब देखिए जो पहला परमाणु परीक्षण था उसका था स्माइलिंग बुद्धा और इस दूसरे परमाणु परीक्षण का कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। आगे देखिए भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने के कारण। अब जो भारत है उसने परमाणु नीति क्यों अपनाई, इसके क्या कारण थे कि भारत को परमाणु नीति अपनानी पड़ी? तो पहला कारण है पड़ोसी राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार होना। और इसका पहला ही कारण क्या था कि भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके पास परमाणु हथियार थे। इसी कारण से भारत जैसे चाइना के पास परमाणु हथियार होते हैं, इसी कारण से भारत ने भी अपने परमाणु हथियार तैयार किए। भारत के पड़ोसी राष्ट्र चीन व पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार के कारण भारत में परमाणु नीति अपनाई थी। मतलब दो, एक तो चाइना और एक पाकिस्तान, दोनों के पास परमाणु हथियार होने के कारण भारत ने भी अपनी परमाणु एक नीति अपनाता है। आगे देखिए परमाणु संपन्न राष्ट्रों की भेदपूर्ण नीतियां। अब देखिए जिनके पास पहले से परमाणु शक्ति थी उन्होंने भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई थी। इसी कारण से भारत भी परमाणु नीति अपनाता है। वो देखिए आगे देखिए परमाणु संपन्न राष्ट्रों ने एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि 1968 व सीटीबीटी 1996 की भेदभाव पूर्ण संधियों द्वारा अन्य राष्ट्रों को परमाणु शक्ति हासिल करने से रोकना चाहते थे। अब देखिए जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे उन्होंने एक तो एनपीटी जो संधि है वो लागू की थी 1968 में और दूसरी सीटीबीटी 1996 में। ये दोनों की दोनों जो संधियां थी ये भेदभावपूर्ण नीतियां थी कि अन्य देशों को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने वाली ये संधियां थी। इसी कारण से भारत ने इन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आगे देखिए भारत के द्वारा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना। आगे देखिए भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना चाहता था कि कोई दूसरे देशों पर हम निर्भर नहीं रहें। तो इसी कारण से भारत अपनी परमाणु नीति अपनाता है। तो देखिए भारत परमाणु हथियार बनाकर आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना चाहता था ताकि मैं अपने हथियार खुद बना सके, मतलब दूसरे देशों पर वो निर्भर ना रहे और पड़ोसी देशों के साथ शक्ति संतुलन बना रहे। इसी कारण से भारत है वो अपनी परमाणु नीति अपनाता है।
आगे देखिए नंबर 4 है परमाणु नीति अपनाने का नंबर 4 कारण है शक्तिशाली राष्ट्र अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाना। मतलब एक शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य भारत को आना था और अपनी रक्षा करने की जो क्षमता थी उसको बढ़ाना चाहता था। इसी कारण से भारत क्या करता है, परमाणु नीति अपनाता है। भारत परमाणु हथियार हासिल करके अपने आप को मजबूत राष्ट्र बनाना चाहता था। आगे देखिए नंबर 5 कारण है न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना। भारत परमाणु हथियार बनाकर दूसरे देशों के आक्रमण से बचकर न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना चाहता था। अब देखिए भारत परमाणु हथियार हासिल करके और दूसरे देशों का जो अनावश्यक आक्रमण है उनसे अपना बचाव चाहता था। इसी कारण से भारत है वो परमाणु हथियार हासिल करता है। आगे देखिए भारत द्वारा लड़े गए युद्ध। भारत ने 1962 में चाइना के साथ युद्ध लड़ लिया था, 1965 में पाकिस्तान के साथ, फिर 1971 में किसके साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, और फिर 1999 में दोबारा से पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ता है। तो भारत ने इतने सारे युद्ध लड़े थे। इन सभी युद्धों को देखते हुए भारत ने परमाणु हथियार प्राप्त करना चाहा कि हमें अगर परमाणु हथियार हासिल नहीं किए तो हमें ये पड़ोसी देश हैं जीने नहीं देंगे। तो इसी कारण से भारत है वो क्या करता है, अपने परमाणु हथियार हासिल करता है और अपनी खुद की परमाणु नीति अपनाता है। आगे देखिए कारगिल संघर्ष 1999, नई हेडिंग हमारी कारगिल संघर्ष 1999। 1999 में पाकिस्तान के घुसपैठियों ने द्रास, मास्को है, काक्सर, बातालिक और भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अब देखिए जो 1999 में पाकिस्तान के जो घुसपैठिए थे, जो आतंकवादी थे, उन्होंने द्रास, मास्को, काक्सर, बातालिक, ये भारतीय इलाके थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले, तो इन क्षेत्रों पर वो कब्जा कर लेते हैं। इसमें पाकिस्तानी सेना की मिलीभगत होने के कारण भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष छिड़ गया था और फिर भारत को पता चला कि इन हमलों में और जो ये कब्जा किया गया है पाकिस्तान भारत के इलाकों पर, इनमें पाकिस्तानी जो सेना है उनकी भी मिलीभगत है। इसी कारण से दोनों देशों के मध्य संघर्ष छिड़ जाता है। मई जून तक लड़ाई जारी रही तथा 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकार ठिकानों पर पुनः अधिकार कर लेता है। अब देखिए मई जून तक ये लड़ाई है जारी रहती है और 26 जुलाई 1999 तक भारत है वो अपने अधिकतर जो ठिकाने थे, अपनी जो अधिकतर भूमि थी, उन पर पुनः अधिकार करने में कामयाब हो जाता है। यह कारगिल लड़ाई के नाम से जानी जाती है। इस युद्ध ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा था तथा क्योंकि एक वर्ष पहले ही दोनों देशों ने परमाणु हथियार हासिल या परीक्षण कर लिए थे। अगर बात करें तो पाकिस्तान ने भी 1997 में अपने परमाणु परीक्षण कर लिए थे और भारत ने भी अपने जो परमाणु परीक्षण थे 1998 में कर लिए थे। इसी कारण से ये युद्ध है ये विश्व के सभी देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और विश्व के देशों को ये आशंका होने लगती है कि कहीं परमाणु युद्ध ना हो जाए। आगे देखिए नई हेडिंग है भारत पाक संबंध में सुधार करने और शांति स्थापित करने के सुझाव। अगर आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं उनमें सुधार करने के सुझाव बताइए या फिर आपके विचारों में दोनों देशों के मध्य शांति स्थापित कैसे की जा सकती है, अपने सुझाव दीजिए। तो ये प्रश्न ऐसे पूछ सकता है। तो पहला सुझाव हमारा आपसी बातचीत को बढ़ावा दिया जाए। मतलब भारत पाक के मध्य जो विवाद हैं उनको आपसी बातचीत और समझौते से दूर करना चाहिए, ना कि सैन्य टकराव से। आगे देखिए विश्वास बहाली के उपाय। दोनों देशों के लोगों में आपसी विश्वास को मजबूत करने के लिए लोगों की आवाजाही व परिवहन को बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए जो दोनों देश हैं इनमें आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे देशों की यात्राएं की जाए और एक दूसरे देशों में जो परिवहन है उसको बढ़ावा दिया जाए। नंबर 3 है सांस्कृतिक आदान प्रदान पर बल दिया जाए। दोनों देशों में सांस्कृतिक समानताएं देखी जा सकती है। अगर बात करें तो दोनों देश पहले एक ही थे, तो उन दोनों में जो सांस्कृतिक समानताएं हैं वो आसानी से देखी जा सकती हैं। इसी कारण से समय समय पर एक दूसरे के धार्मिक जो आयोजन है एवं समारोह हैं उनका आयोजन किया जाता है। मतलब एक दूसरे देशों में जो धार्मिक समारोह हैं एक और उनकी जो संस्कृतियां हैं उनका आयोजन किया जाता है, जिससे दोनों देशों के बीच परस्पर भाईचारा और सद्भाव का विकास हो सके। मतलब दोनों देशों में आपसी भाईचारे और परस्पर जो सद्भाव है उसको बढ़ावा दिया जा सके इन धार्मिक आयोजनों के द्वारा या समारोहों के द्वारा, सांस्कृतिक समारोहों के द्वारा। आगे देखिए आतंकवादी गतिविधियों पर रोक। पाकिस्तान को अपनी आतंकी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए ताकि दोनों देशों में शांति स्थापित हो सके। अगर बात करें तो पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद फैलाने का जो कार्य, आतंकवादियों को जो बढ़ावा दिया जाता है, तो उनको उन आतंकी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए ताकि दोनों देशों में शांति व्यवस्था है वो स्थापित हो सके।
आगे देखिए नंबर 5 है द्विपक्षीय वार्ता को बढ़ावा दिया जाए। अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों के मध्य जो वार्ताएं हैं उन और आपसी जो विवाद हैं उनको उन पर समझौते या दोनों के द्वारा आपसी बातचीत के द्वारा उनको सुलझाना चाहिए। आपसी मामलों के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर रोक लगानी चाहिए और दोनों देशों के जो आपसी मामले हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयकरण से उन्हें बचना चाहिए। नंबर 6 है परस्पर अनाक्रमण। एक दूसरे देशों की जो सीमाएं हैं उन सीमा रेखाओं का सम्मान करना चाहिए और तथा क्षेत्रीय अखंडता है उनको बनाए रखना चाहिए। मतलब दोनों देश हैं जो परस्पर अनाक्रमण की जो स्थिति है उनको अपना एक दूसरे पर आक्रमण कभी ना करें और दोनों देशों की जो क्षेत्रीय अखंडता है उनका सम्मान करें, उनको बढ़ाया जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। इसके हमने सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो कर लिए हैं। अगर आप इन टॉपिकों को अच्छी तरीके से आप ऐसे एज इट इज तैयार करते हैं तो आपके एग्जाम में नंबर काटने वाला कोई भी टीचर नहीं होगा। मतलब आपको पूरे पूरे नंबर ये दिला सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं और इन अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है भारत की विदेश नीति का निर्माता कौन है या जनक पिता माने जाते हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। आगे देखिए गुट निरपेक्षता क्या है? विश्व में किसी भी गुट में सम्मिलित न रहते हुए राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति का संचालन करना, ये क्या है? ये गुट निरपेक्षता कहलाती है। आगे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आईएनए का गठन किसने किया था? इंडियन नेशनल जो आर्मी है इसका गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेहरू की विदेश नीति के दो उद्देश्य कौन कौन से थे? एक तो कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, दूसरा था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। आगे देखिए विदेश नीति के दो सिद्धांत है उनका उल्लेख, तो यहाँ पर गुटनिरपेक्षता है और पंचशील समझौता है, ये विदेश नीति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं। किस सम्मेलन के माध्यम से गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नींव रखी गई थी? तो ये बांडुंग सम्मेलन 1955 में रखी गई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड 1961 में हुआ था, बेलग्रेड सर्बिया में। पंचशील समझौता भारत के नेहरू व चीन के चाओ एन लाई के मध्य पंचशील समझौता होता है 29 अप्रैल 1954 को। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1949 में। किसके नेतृत्व में? माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। चीन ने भारत पर आक्रमण 20 अक्टूबर 1962 को किया था। आगे देखिए सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई थी 1960 के दशक में। हस्ताक्षर पंडित नेहरू और जनरल अयूब खान ने किए थे। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? 1950 में। और अरब इजरायल युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1973 में। विदेश नीति देखिए प्रत्येक देश एक दूसरे के साथ अपने हितों को बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रकार की नीति का प्रयोग करता है, इसे विदेश नीति कहा जाता है। मतलब अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने चाहता है, अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रख करके और ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना ही क्या है? विदेश नीति कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।